कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? टोपोलॉजीज खत्म कर ली थी, ठीक है। आज हम कहानी शुरू करेंगे इंटरनेट। स्टार्टिंग से ही। एसी ऑन कर दी। चलिए, आज मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इंटरनेट के बारे में। आप लोग इंटरनेट तो चलाते हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इंटरनेट को कौन चलाता है? इंटरनेट का मालिक कौन है? कितनी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर? इतनी वेबसाइट्स हैं कि अगर हम बैठकर सिर्फ उन वेबसाइट्स पर क्लिक करने लग जाएं तो हम सारी ज़िंदगी बैठे रह जाएंगे, हम क्लिक नहीं कर पाएंगे। इतनी वेबसाइट्स हैं। अगर इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो इन वेबसाइट्स को मैनेज कौन करता है? क्या आपको इंटरनेट पर एक नाम की एक से अधिक वेबसाइट मिलती है? अगर एक वेबसाइट google.com के नाम की है तो इस नाम की दूसरी वेबसाइट आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा है, कोई ना कोई तो इसको रेगुलेट कर रहा है। कौन है रेगुलेटरी इंटरनेट पर? आप बड़ी कॉमन सी बातें देखते हो। इंटरनेट आज हमारे आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज शायद ही हम और आप अपने जीवन की कल्पना इंटरनेट के बगैर कर पाए। एक दिन भी अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट ना चले, कंप्यूटर में इंटरनेट ना चले, कैसा महसूस करते हैं आप? ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे हाथ पांव काट लिए हैं, है ना। इंटरनेट के बगैर आज हमारा आपका जीवन संभव ही नहीं है। नॉर्मली हमारी हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से चल रही है। बहुत कॉमन सी बातें आप देखते हैं। आप यूट्यूब चलाते हो, बहुत कॉमनली देखते हो। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन पर पहले टिक करें। बहुत कॉमन सी बातें हैं। क्या होता है लाइक करके, शेयर करके? पैसा, नो डाउट सही आंसर अर्निंग है। कौन देता है इंटरनेट पर पैसे? एड से। चलो, मैं बात से सहमत हूं आपके, इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट से पैसा मिलता है। एक बात बताइए, व्हाट्सअप चला रहे हैं आप? व्हाट्सअप आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है ना। आंख खुले तो व्हाट्सअप, आंख बंद हो तो व्हाट्सअप, बीच में एक बार रात को खुल जाए आंख तो भी व्हाट्सअप, है ना। व्हाट्सअप पर कोई ऐड आता है क्या? व्हाट्सअप पर तो कोई ऐड नहीं आता। तो व्हाट्सअप की अर्निंग क्या है? क्या आपसे व्हाट्सअप कोई पैसा लेता है? हाँ? हम्म? अच्छा, चलो आइए इन बातों को मैं समझाता हूं आपको। इंटरनेट को हम बहुत बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, बहुत जीरो से, एकदम शुरुआत से लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप सब जानते ही हो, इंटरनेट। इंटरनेट हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक इंटर, इंटर का मतलब होता है इंटरनेशनल, और दूसरा नेटवर्क, नेट से नेटवर्क। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटरनेशनल, दूसरा नेटवर्क। इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट और कुछ नहीं, सिर्फ एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क हैं उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। इंटरनेट को कहा जाता है, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को कहते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट क्या कहलाता है हिंदी में? इंटरनेट कहलाएगा नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट को ही कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट ही कहलाता है क्या? वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट और कुछ नहीं, सिर्फ एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर में जितने भी नेटवर्क हैं उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। आप जैसे ही इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, आप हिंदुस्तान में बैठकर अमेरिका में रखे किसी सर्वर से कोई भी डेटा एक्सेस कर लेते हैं। इंटरनेट बस एक माध्यम है जो आपको वहां तक पहुंचा दे रहा है। अब यहां से कुछ बेसिक से फैक्चुअल क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंटरनेट। बहुत कॉमन पेपरों में आने वाला क्वेश्चन है ये, इंटरनेट के जनक कौन है? आपने देखा होगा आजकल हमारे एग्जामों में फादर पूछने का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है। फादर ऑफ इंटरनेट कौन कहलाते हैं? तो आप जानेंगे, फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है विंटन जी सर्फ। फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं विंटन जी सर्फ। वी 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 आई एन टी ओ एन
GCERF, विंटन जी सर्फ, वो विंटन ही है ना। हिंदी में लिखेंगे विंटन जी सर्फ, कोई बात नहीं, उतना एडजस्ट कर लोगे तो, है ना। विंटन जी सर्फ। अब एक बात आप ये भी जानेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि नेम ऑफ फर्स्ट इंटरनेट, दुनिया में जब पहली बार इंटरनेट चला तो पहले इंटरनेट का नाम क्या था, किसने चलाया था ये। आप जानते हैं कि कोई भी इनिशिएटिव का काम होता है, कोई भी नया काम होता है, वो कहाँ होता है, अमेरिका में होता है, यूएसए में। पहली बार जिस तरह से कंप्यूटर अमेरिकन आर्मी ने बनाया, उसी तरह से पहली बार इंटरनेट भी अमेरिकन आर्मी ने ही चलाया। यूएस आर्मी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने पहली बार, आइए मैं समझाता हूं आपको, अमेरिका की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज को, अमेरिका के 4 बड़े विश्वविद्यालयों को, जो अमेरिका के अलग अलग शहरों में सिचुएटेड थे, इन्हें आपस में जोड़ा गया और इन्हें आपस में जोड़कर एक नेटवर्क का रूप दिया गया। और यह काम अमेरिका की एक एजेंसी ने किया, जिस एजेंसी का नाम था ARPA। ARPA अमेरिका की एक एजेंसी है, नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अमेरिका की एक एजेंसी, जिसने अमेरिका की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज को जोड़ दिया और जोड़कर पहली बार एक नेटवर्क का रूप दे दिया। इस नेटवर्क को चलाने का अधिकार सिर्फ इस एजेंसी के पास था, इस नेटवर्क को चलाने का अधिकार सिर्फ ARPA के पास था, ARPA के अलावा कोई और इस नेटवर्क को नहीं एक्सेस कर सकता था। इसीलिए हमने इस नेटवर्क को नाम दे दिया कि ये नेटवर्क ARPA का नेटवर्क है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ARPANET। ARPANET ही दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कहलाया था और ARPANET ही दुनिया का पहला इंटरनेट कहलाया। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, नेम ऑफ फर्स्ट इंटरनेट, नेम ऑफ फर्स्ट इंटरनेट, प्रथम इंटरनेट का नाम। तो आप सब जानेंगे, विश्व का पहला इंटरनेट जो था वो ARPANET था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट से नेटवर्क। ये बात कब की है, ये बात है 1969 की। आप कह सकते हैं कि 1969 में दुनिया का सबसे पहली बार इंटरनेट चला, ARPANET के नाम से चला, अमेरिकन आर्मी ने चलाया। लेकिन भारत में पहली बार इंटरनेट कब चला, हमने आपने कब इंटरनेट चलाना शुरू किया। हाँ, आप जानेंगे, हमारे यहाँ इंटरनेट आने में बहुत समय लग गया। फर्स्ट टाइम इंटरनेट इन इंडिया, भारत में इंटरनेट पहली बार चला 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट चला है। सोचिए, अमेरिका में 1969 से चल रहा था, हमारे यहाँ 1995 में चला, 15 अगस्त 1995 को। ये तो कहिए चल गया, है ना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी आज कितनी अधूरी रही होती। इंटरनेट अगर हमारे यहाँ ना चल रहा होता तो आज हमारा आपका जीवन कैसा होता, कितना अधूरा जीवन होता, है ना। नहीं, बात शेड्यूल देखने की तो चलो कोई बात नहीं, बाकी चीजें कैसे देखते, मतलब इंटरनेट बहुत जरूरी है। आज आपका कोई रिजल्ट आता है इंटरनेट पर आता है, फॉर्म भरते हैं तो इंटरनेट से भरते हैं, सारा काम इंटरनेट से ही चल रहा है। अच्छा, जब इंटरनेट पहली बार चला, इंटरनेट जब पहली बार चला तो हमने सबसे पहला काम इंटरनेट पर क्या किया। इंटरनेट जब चला तो सबसे, अच्छा चलो मैं अपने प्रश्न को वापस लेता हूं, है ना। इंटरनेट इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है।
आज आपको इंटरनेट चलाना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए? हाँ, एक जियो का सिम, मोबाइल, बाकी आप संभाल लेंगे, है ना? देखिए, इंटरनेट चलाने के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं आप सब जानते हैं। एक तो आपको चाहिए कंप्यूटर, एक चाहिए होता है आईएसपी, एक मॉडेम, और एक वेब ब्राउजर। छोटे छोटे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, छोटी छोटी बातें यहां से परीक्षाओं में आती हैं, आप समझते चलेंगे बात को। कंप्यूटर आप लोग जानते ही हैं, आईएसपी क्या होता है? हाँ, बिल्कुल, आप सब जानते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो मैं आपको समझाता चलूंगा, जो पेपर में पूछे जाते हैं। आईएसपी, आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी मतलब आप सब जान ही रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारा रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन जो हमें इंटरनेट चलाने की फैसिलिटीज देता है, हम उन्हें आईएसपी कहते हैं। यही तो आईएसपी है हमारे, जो इंटरनेट चलाने की फैसिलिटीज देते हैं। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का पहला आईएसपी कौन था? विश्व में पहली बार इंटरनेट जब चला तो इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी सबसे पहले वर्ल्ड में किसने दी थी? अरे विश्व की बात कर रहे हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे, विश्व में जब पहली बार इंटरनेट चलाया गया ना, तो दो क्वेश्चन है यहां से, आप समझते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा आंसर है, उसका नाम ही था द वर्ल्ड। विश्व का पहला आईएसपी जो था उसका नाम ही था द वर्ल्ड। लेकिन भारत का पहला आईएसपी, ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहां से और आता है, फर्स्ट आईएसपी ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक बात आप जानेंगे, जब पूछता है कि भारत का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन था, तो ज्यादातर बच्चे गलतियां ये करते हैं, टिक करके चले जाते हैं बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, है ना? आप ध्यान रखेंगे, बीएसएनएल जो था वो भारत का पहला आईएसपी नहीं था। भारत का पहला आईएसपी जो था वो बीएसएनएल था। ध्यान रखना है, वो वी था। ना ना, सही। बीएसएनएल मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड। चलिए, ये तो आप सब जानते हैं कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं इनका काम होता है हमें सर्विस देना। ये हमें इंटरनेट चलाने में मदद करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरी बात, आईएसपी तो आप जानते ही हैं, मॉडम भी आपको पता है, हमने मॉडम पर चर्चा की थी हार्डवेयर में। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? अब आ जाते हैं, बात करते हैं वेब ब्राउजर्स की। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर, मॉडर्न, पिछली क्लास में चर्चा की थी, आप नहीं थे क्या? कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। आइए पहले मैं आपको मॉडर्न ही समझा देता हूँ। कुछ बच्चे हमारे नहीं थे, उनको मैं समझा देता हूँ। मॉडर्न,
मॉडम से दो क्वेश्चन आते हैं। एक मॉडम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। आप सब जानते हैं मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अभी मॉडम करता क्या है, मॉडम का हमारे कंप्यूटर में क्या काम होता है? देखिए मैं समझाता हूं आसान भाषा में। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंप्यूटर है और मैंने माना कि ये कंप्यूटर एक सेंडर कंप्यूटर है, जो मैसेज को भेजने वाला कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर हमारे पास और भी है। मैंने मान लिया ये हमारा एक रिसीवर कंप्यूटर है, मैसेज को रिसीव करने वाला कंप्यूटर है। अगर आपको इन कंप्यूटरों के बीच में कम्युनिकेट करवाना है, अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताएंगे कंप्यूटर हमारा कौन सा सिग्नल समझता है? बिल्कुल आप सब जानते हैं कंप्यूटर हमारा समझता है डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल ट्रेवल करेगा वो डिजिटल फॉर्म में 1 0 के फॉर्म में होगा, है ना। कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल। अच्छा एक बात बताइए, ये सेंडर कंप्यूटर है, ये डिजिटल सिग्नल समझेगा। ये हमारा रिसीवर कंप्यूटर है, ये कौन सा सिग्नल समझेगा? हाँ बिल्कुल सही। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि सेंडर डिजिटल समझेगा, रिसीवर एनालॉग समझेगा। कंप्यूटर चाहे सेंडर हो चाहे रिसीवर, समझेगा क्या? डिजिटल ही समझेगा। कंप्यूटर तो हमारा डिजिटल सिग्नल ही समझता है, लेकिन एक मैसेज को अगर आपको सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना भी तो पड़ेगा। और इन कंप्यूटरों को आप दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो विद द हेल्प ऑफ वायर, तार के माध्यम से जोड़ दीजिए, या वायरलेस जोड़ दीजिए। आपने देखा होगा आजकल हम ज्यादातर तो वायरलेस जुड़े होते हैं, वाईफाई ऑन कर लेते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं। देखिए मैंने माना कि आपने इनको एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्ट कर दिया, तार के माध्यम से जोड़ दिया। ये जो केबलें आप देख रहे हैं ये सब क्या है? तार ही तो हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि इन केबलों में कौन सा सिग्नल ट्रेवल करता है, तो आप सब जानते ही हैं कि इन केबलों में चलता है एनालॉग सिग्नल। इन केबलों में प्लस माइनस करंट, इन केबलों में चलेगा एनालॉग सिग्नल। तार में आपने देखा होगा प्लस माइनस लिखा होता है, एनालॉग सिग्नल है वो। अब एक बात बताइए, कंप्यूटर समझ रहा है डिजिटल, ये जो मीडिया जो डेटा को ट्रेवल करवाएगी एनालॉग, क्या होगा फिर? कम्युनिकेशन गैप। भाई आप हिंदी समझें, मैं चाइनीज बोलूं, चिंग चौ चा चौ, है ना, कैसे कम्युनिकेशन होगा हमारे आपके बीच में? एक ट्रांसलेटर, है ना। हम यूज में लेते हैं, हम यूज में लेते हैं, तुम्हारे अंदर फिट करवाऊंगा मैं, मॉडेम, है ना। कंप्यूटर को मॉडेम से जोड़ेंगे, मॉडेम को इस वायर से अटैच कर देंगे। सेम यही काम हम रिसीवर साइड पर भी करेंगे, मॉडेम का प्रयोग करेंगे। कंप्यूटर को मॉडेम के साथ, मॉडेम को वायर से अटैच कर देंगे। अब इस मॉडेम का काम पता क्या होगा? ये जो मॉडेम है हमारा, ये पता क्या काम करेगा? हाँ, ये मॉडेम इस कंप्यूटर के द्वारा भेजे जाने वाले डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। ये इसे डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और एनालॉग सिग्नल ट्रेवल करता हुआ रिसीवर साइड पर पहुंचेगा और उसे मॉडेम ही रिसीव करेगा। और ये मॉडेम जानता है कि डेटा भले ही एनालॉग फॉर्म में आ रहा है, बट कंप्यूटर को तो डिजिटल समझ में आएगा। तो ये वाला मॉडेम आने वाले एनालॉग डेटा को दोबारा से कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में और इस कंप्यूटर को दे देगा। यहां पर अभी क्या काम किया जाएगा? यहां पर एनालॉग सिग्नल को दोबारा से डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा और डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे दिया जाएगा। बस इतना सा काम है मॉडेम का। सिंपल सिंपल से दो प्रश्न है, आप सब समझते ही हैं। एक प्रश्न फुल फॉर्म का पूछा जाता है, मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और दूसरा प्रश्न पूछते हैं डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए हमारे इंटरनेट में किस हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का प्रयोग करते हैं। बस यही काम है मॉडेम का, और मॉडेम कुछ नहीं करता है। और बताऊं आपको कि आजकल ये सब डिवाइसेस
आउटडेटेड डिवाइसेस हैं। आज आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आसपास कहीं पर भी फिजिकल मॉडेम नजर ही नहीं आएगा। पहले यूज किए जाते थे ये जब आपके घरों में लैंडलाइन फोन्स होते थे। अगर आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले आपके घरों में इंटरनेट लैंडलाइन फोन्स के माध्यम से चलता था। बीएसएनएल या किसी पर्टिकुलर कंपनी का कनेक्शन लेना पड़ता था। या ज़्यादा पीछे मत जाओ, आज से कुछ साल पहले भी आपने देखा होगा डोंगल यूज करते थे आप इंटरनेट चलाने के लिए, है ना। वो डोंगल क्या था? वो मॉडेम था। समझ रहे हैं आप? वो डोंगल ही मॉडेम था। आज की डेट में ये सब चीज़ें इनबिल्ट हैं किसमें? आपके राउटर में। आज की डेट में आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है उसी में ये सब चीज़ें इनबिल्ट हैं, है ना, राउटर में ही। लेकिन अब चूंकि थ्योरी का पार्ट है तो थ्योरी में आज भी वही चीज़ें चलती हैं जो पहले लिखी गई हैं, आउटडेटेड हैं, वो सब ऐसे एज इट इज चल रही हैं। तो हमें वही चीज़ें एज इट इज अभी पढ़नी है। हाँ, वायरलेस में भी ऐसे ही होता है। हाँ, आइए इसके बाद अब हम बातें कर रहे थे वेब ब्राउजर की। छोटी छोटी बातें हैं इंटरनेट से जो पेपर में पूछी जाती हैं। इंटरनेट से कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो पेपरों के लिए महत्वपूर्ण हैं और पेपरों में आती हैं। आप सब जानते हो वेब ब्राउजर क्या होता है। तो आप जानेंगे वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। वेब ब्राउजर क्या है? हम कह सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इट इज ए या इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which connect our computer to internet। हिंदी में कहें तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। बेसिकली आपको अगर अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाना है या कोई भी चीज़ डेटा को सर्च करना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा वेब ब्राउज़र का। विदाउट वेब ब्राउज़र आप इंटरनेट से जुड़ ही नहीं सकते। इंटरनेट से जुड़ने के लिए यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन है, एक नहीं दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? फर्स्ट वेब ब्राउज़र ऑफ द वर्ल्ड। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं, आप इनको समझते चलेंगे। फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का प्रथम वेब ब्राउजर। तो आपका आंसर होगा मोज़ैक। ध्यान रखना है, जब आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला वेब ब्राउजर कौन सा था तो आंसर होगा मोज़ैक। मोज़ैक वेब ब्राउजर 1989 में बना था। 1989 में बना और यही विश्व का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर चलने वाला वेब ब्राउजर था। जीयूआई प्रॉम्प्ट पर चलने वाला वेब ब्राउजर। जीयूआई मतलब, एक बात समझते हैं आप, जो मैं थोड़ा सा बेसिक बातें आपको समझाता चलूं। आज की डेट में हमारा आपका कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया है। एक लेमैन, एक आम आदमी कंप्यूटर को बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकता है, कंप्यूटर को बड़े आसानी से चला सकता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर को चलाना एक कठिन काम हुआ करता था। मुझे आज भी अपना बचपन याद आता है। हमारे बचपन में बच्चों से कहा जाता था कंप्यूटर सीख लो, कंप्यूटर सीख लो। लेकिन आजकल नई जनरेशन से नहीं कहा जाता कंप्यूटर सीख लो, बल्कि उनसे तो कहा जाता कंप्यूटर बंद कर दो, है ना। ऐसा क्यों है? उनसे क्यों नहीं? अच्छा, वो टेक्नोलॉजी में आपसे कदम आगे हैं। कई सारी चीजें जो आप नहीं समझते होंगे छोटे बच्चे समझते हैं। घर में टीवी का रिमोट कहीं फंस जाए
आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। घर के सबसे छोटे सदस्य को बुलाना है, उसे अपनी समस्या बताना है कि रिमोट पता नहीं क्या हो गया, चलिए बदल ही नहीं रहा, झिलमिला ही रहा है। आप देखेंगे कि 2 मिनट के अंदर वो क्या कर देगा, सही कर देगा। नो डाउट टेक्निकल टर्म में अगर आप देखेंगे तो नई पीढ़ी एक कदम आगे चल रही है। लेकिन पहले जानते हैं हमारे बचपन में कंप्यूटर चलाना मुश्किल क्यों होता था? क्योंकि कंप्यूटर जो होते थे ना वो यूजर फ्रेंडली थे ही नहीं। कंप्यूटर तो अब यूजर फ्रेंडली हो गए जब से जीयूआई आ गया। एक बात समझेंगे, दो टर्म यूज की जाती है, एक जीयूआई और एक सीयूआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सीयूआई मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। कई बार तो इनकी भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जीयूआई और सीयूआई की। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीयूआई मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। समझे बात को? अब जीयूआई और सीयूआई में अंतर क्या होता है, जीयूआई और सीयूआई में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, आज की डेट में हमारा कंप्यूटर इतना यूजर फ्रेंडली हो गया है कि कंप्यूटर आपको खुद बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है। कंप्यूटर गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप। आप समझें, आज आप अपने कंप्यूटर में इस आइकन को देखते हैं तो क्या समझते हैं? बैक जाना है, कंप्यूटर आपको गाइड कर रहा है, बैक जाना है। इस आइकन को देखते हैं, फॉरवर्ड जाना है। आज कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोने में बनाइए, समझ में आ ही रहा है, काटो पीटो बाहर आ जाओ अगर कहीं फंस गए तो, है ना? यही तो जीयूआई है। ये माई कंप्यूटर है, ये रिसाइकल बिन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये जो आइकन बेस्ड कंप्यूटर चल रहे हैं ना, इन्हीं को जीयूआई कहा जाता है। और जीयूआई ने बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है कंप्यूटर को चलाना। बड़े आसानी से एक आम आदमी भी कंप्यूटर के ग्राफिक्स को देखकर समझ लेता है और क्लिक करके चला लेता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर ऐसे बिल्कुल नहीं थे। कंप्यूटर चलते थे कमांड प्रॉम्प्ट पर। कंप्यूटर को चलाना एक वेल स्कॉलर्ड का काम होता था। बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति ही कंप्यूटर को चला पाते थे, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए ना सैकड़ों कमांडें याद रखनी पड़ती थी। डॉस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज तो आप विंडोज यूज कर रहे हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली है। समझ रहे हैं, लिनक्स, डॉस, ये सब यूज किए जा रहे थे पहले। आज क्लिक कर दिया, बैक हो गए। मुझे आज भी वो दौर याद है जब बैक जाने के लिए कमांड लिखनी पड़ती थी, सी डी डॉट डॉट कमांड थी ये बैक जाने के लिए। अब मैं भूल जाता था कितने डॉट, पता चला 3 डॉट लगा दिए। क्या हुआ? एरर आता था, एरर 5-6 लाइनों का अंग्रेजी में। पता नहीं चल पाता था कंप्यूटर कहना क्या चाहता है, बैक नहीं जा पा रहा। हमने सोचा क्यों ना एग्जिट करके बाहर निकल जाए। इसके लिए कमांड लिखनी पड़ती थी सी डी बैक स्लैश जाने के लिए। अब मैं फिर भूल जाता था ये वाली स्लैश की ये वाली स्लैश। अब ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दी, फिर से क्या हुआ, फिर से एरर, वही 5-6 लाइनों का अंग्रेजी में। न आगे जा रहा न पीछे जा रहा, बंद भी नहीं हो रहा। कई बार तो ऐसी आपातकाल सिचुएशन आती थी कि इधर देखते थे उधर देखते थे, कोई नहीं, बटन बंद कर देते थे, है ना? ऐसे कंप्यूटर होते थे। लेकिन आपातकाल इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब अगला कोई व्यक्ति आगे चलाता था वहीं से चल जाता था, है ना? तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता था ये। आज की डेट में यूजर फ्रेंडली है, और यूजर फ्रेंडली बना किसने दिया? यूआई ने। कंप्यूटरों का बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाना वो संभव ही किसके दम पे हो पाया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के दम पर। आप समझेंगे, एक क्वेश्चन तो पूछता है कि विश्व का पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर चलने वाला ऑपरेटिंग वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजैक। कोई फुल फॉर्म नहीं है, ऐसे ही मोजैक ही है। और एक बात ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछता है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा है? आप जानते हैं कि आज बहुत सारे वेब ब्राउजर हम और आप यूज में ले रहे हैं। अगर हम आज वेब ब्राउजर्स को एग्जांपल्स के तौर पर देखें तो आज आप गूगल क्रोम का प्रयोग कर रहे हैं, मोजिल्ला फायरफॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग कर रहे हैं,
यूसी ब्राउजर का प्रयोग कर रहे हैं, ओपेरा का प्रयोग कर रहे हैं, सफारी का प्रयोग कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ वेब ब्राउजर्स हैं, एन नंबर ऑफ वेब ब्राउजर्स हैं, वेब ब्राउजर्स की बहुत लंबी संख्या है। लेकिन यहां से जो क्वेश्चन है आप वो समझेंगे। एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि पहला वेब ब्राउजर मोज़ैक था, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व का आज की डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे पॉपुलरिटी के मामले में आज सबसे आगे चल रहा है गूगल क्रोम। सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर अभी गूगल क्रोम ही चल रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला वेब ब्राउजर, तो ध्यान रखना इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे ज्यादा यूज में लिया गया वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। वो बात अलग है कि आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज में वही लिया गया। हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस पर चला था ये। इस, इसी से ही शुरुआत हुई। सुनिए अब बात समझेंगे। अब एक बात समझेंगे आप, इंटरनेट, हमने बेसिक बातों को समझा। अब आता हूं फिर से उसी प्रश्न पर जो प्रश्न मैंने वहां छोड़ दिया था। इंटरनेट जब चला तो सबसे पहला काम इंटरनेट पर क्या हुआ? आपको अपना नहीं बताना है ना। अब इंटरनेट, अच्छा चलो प्रश्न को थोड़ा सा बदलते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत हुई तो आप जाने। प्रश्न ये है मेरा कि इंटरनेट की सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी बनी? फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की प्रथम एप्लीकेशन, तो आप जानेंगे जब इंटरनेट बना, इंटरनेट पर सबसे पहला काम क्या किया गया? ईमेल भेजा गया। ईमेल एप्लीकेशन इंटरनेट की सबसे पहली एप्लीकेशन थी, ईमेल। आज कौन सा इंडिया कोई वेब ब्राउजर है आपके पास अपना? अपना है अभी कोई? अपना वाला चर्चा ही कहाँ है अभी? ईमेल एप्लीकेशन सबसे पहली एप्लीकेशन थी, कब बनी? 1971 में। ईमेल एप्लीकेशन सबसे पहली एप्लीकेशन थी, 1971 में बनी। और ईमेल की फुल फॉर्म आप सब जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब यहां से दो क्वेश्चन और समझिए, ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ ईमेल। फादर ऑफ कंप्यूटर अलग याद रखने हैं, फादर ऑफ इंटरनेट अलग याद रखने हैं, फादर ऑफ ईमेल अलग याद रखना है, फादर ऑफ www वो भी याद रखना है। कई फादर याद रखने हैं आपको। फादर ऑफ ईमेल, ईमेल के जनक, तो आप ध्यान रखेंगे फादर ऑफ ईमेल कहे जाते हैं रे टॉमलिंसन। फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है रे टॉमलिंसन को। फादर ऑफ ईमेल कहे जाते हैं रे टॉमलिंसन। अच्छा भाई यहां से एक बात ये समझेंगे आप, ये जो ईमेल एप्लीकेशन थी ना, इट वाज ए पेड एप्लीकेशन। पेड एप्लीकेशन का मतलब ये था ईमेल को भेजने का और ईमेल को रिसीव करने का पैसा लगता था। आज से कुछ साल पहले जिस तरह से फोन करने के और फोन रिसीव करने के पैसे लगते थे, वैसे ही ईमेल को भेजने के और ईमेल को रिसीव करने के भी पैसे लगते थे। कुछ दिन बाद आपने देखा कि फोन करने के पैसे लगने लगे, फोन रिसीव करने के पैसे लगने बंद हो गए। आज की डेट में फोन करने की पैसे बंद है ना। आप एक रिचार्ज करवा लेते हैं, उसके बाद महीने भर अनलिमिटेड कॉलिंग। पहले सेकंडों के हिसाब से पैसे लग रहे थे, फिर मिनट के हिसाब से पैसे लगने शुरू हुए, और आज तो कहीं कोई कॉल, मतलब एक रिचार्ज करवा लो, महीने भर जितनी मर्जी बातें करो, है ना। अब एक बात समझें, ऐसे ही ईमेल भेजने का और ईमेल को रिसीव करने का पैसा लग रहा था।
अब इसीलिए यहां से क्वेश्चन और पूछा जाता है, दुनिया का पहला फ्री ईमेलिंग सर्विस कौन सा था? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट फ्री ईमेल विश्व का प्रथम फ्री ईमेल कौन सा था? तो आप जानेंगे विश्व का पहला फ्री ईमेल न तो जीमेल था, न रेडिफ मेल, न तो याहू। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, और इस क्वेश्चन के बार बार पूछे जाने के पीछे कारण ये है, दो कारण है इसके पीछे। एक, अच्छा पहले नाम जान लीजिए आप, हॉटमेल। विश्व का सबसे पहला फ्री ईमेलिंग सर्विस हॉटमेल था। और हॉटमेल के बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने के पीछे कारण ये है कि हॉटमेल को बनाने वाले भारतीय थे। हॉटमेल को बनाने वाले भारतीय मूल के थे। डेवलपर ऑफ हॉटमेल सबीर भाटिया। हॉटमेल को बनाया सबीर भाटिया ने 1996 में। 1996 में हॉटमेल आया और हॉटमेल विश्व का पहला फ्री ईमेलिंग सर्विस था। पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल भेजने और ईमेल को रिसीव करने की फैसिलिटी हॉटमेल ने दी। और आप समझते ही हैं कि जब मार्केट में आया होगा हॉटमेल, पॉपुलर जबरदस्त हुआ। लेकिन आज की डेट में आपको हॉटमेल कहीं नजर नहीं आएगा, दिखता कहीं पे नहीं दिखता। क्यों? इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद कर आज की डेट में आपको ये आउटलुक के नाम से दिखाई देता है। आज यही हॉटमेल बन गया है क्या? आउटलुक। चलिए, अब दो बातें ईमेल से और समझ लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन परीक्षा में पूछी गई बातें हैं। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 के दौर में खरीद लिया। क्योंकि एक बात समझते हैं आप, आपने देखा कि जब मार्केट में अभी कुछ दिन पहले मोनोपोली थी, मोनोपोली थी एयरटेल की, वोडाफोन की, इन कंपनियों के ही यूजर्स थे सारे चारों तरफ। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही जियो आया, जियो ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, तोड़ दिया। कारण क्या है? सारे यूजर स्विच कर गए किस पर? जियो पर। भाई क्यों कोई 250 रुपए देगा इंटरनेट के जब इंटरनेट फ्री में मिल रहा है? तो आपने देखा होगा आज से कुछ दिन पहले इंटरनेट चलाना कितना महंगा था। आज से कुछ दिन पहले 1 GB इंटरनेट पैक 250 रुपए का मिल रहा था, लगभग 250 रुपए का। और आप डरते डरते इंटरनेट चलाते थे, 1 GB में महीना बिताना होता था। समझ रहे हैं? आज से कुछ साल पहले की बात है। बिल्कुल, तब भी काम चल रहा था आपका। आज आपको 2-2 GB पर डे के हिसाब से मिल रहा है, कम पड़ रहा है ना? आज 2 GB पर डे के हिसाब से भी लड़कों को कम पड़ जा रहा है। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर, ये है ना? ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये इंटरनेट पर वीडियोस वगैरह देके पढ़ते हैं, है ना? अच्छा चलो, अच्छा सुनिए आगे की बात। आगे की बात आप ये जानोगे कि जब ईमेल भेजते हो किसी को, तो आपने देखा होगा कुछ बेसिक सी चीजें दिखाई देती हैं, टू, सीसी, पीसीसी, और फिर सब्जेक्ट, और फिर कंटेंट। इस तरह से हमारे काम का दो है, सीसी और बीसीसी। जहां से पेपर में प्रश्न आता है, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी। पेपर में आजकल इतने शार्प हैं एग्जामिनर की पूरी फुल फॉर्म नहीं पूछते आपसे। आपसे पूछेंगे बीसीसी में बी का मतलब बताओ। बीसीसी में बी का मतलब क्या है? ब्लैंक, ब्लिंक, ब्लाइंड, या फिर बोल्ड। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा आजकल, आपसे केवल कहेगा बीसीसी में बी का मतलब बताइए। एक एक करके समझते हैं। आप में से कौन कौन कह रहा है पहला ऑप्शन सही है, ब्लैंक? 1 2 3 4 5 6 7 लोग। कौन कौन कह रहा है ब्लिंक सही है? कौन कौन कह रहा है ब्लाइंड सही है? काफी लोग ब्लाइंड के साथ भी सहमत। बोल्ड के साथ कौन कौन सहमत?
मैं देख रहा हूं कि असहमत होने वालों की संख्या ज्यादा है ना। मतलब सहमत वाले तो कम दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की तादाद वो दिख रही है जो परीक्षा में इस प्रश्न को कठिन मान के छोड़ना मुनासिब समझ रहे हैं, है ना, कि छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग में नंबर कटने ना पाए, है ना। ध्यान रखना है, छोटे छोटे ही प्रश्न हैं। और यही इस बार जानते हैं मेंस में क्या हुआ। मेंस में हुआ यही कि बच्चों ने कंप्यूटर को बहुत लाइटली ले रखा था कि अरे कंप्यूटर तो आता ही है। और वहां कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं थे, प्रश्न आसान आसान थे। लेकिन बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये था ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये था ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आप एक बात ये समझेंगे, अंतर क्या होता है सीसी और बीसीसी में, ये भी पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी? सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस होता है? क्या? हाँ हाँ, नहीं सही बता रहे, बिल्कुल सही है। आप एक बात समझेंगे, जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसका ईमेल आईडी आप टू में डालते हैं, वही मेल उसको रिसीव होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी एक कॉपी इनके पास भी चली जाए, तो उसका ईमेल आईडी आप सीसी में डाल देंगे। अगर दो लोगों को डालेंगे तो दो लोगों के पास वो कॉपी चली जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं कि हमें मिली, इनको भी मिली, साथ में ये इनको टारगेट की गई। लेकिन जिसका ईमेल आईडी बीसीसी में डाला होगा वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगा, मतलब उसको कोई देख नहीं पाएगा कि ये ईमेल इनके पास भी है। अच्छा चलो, ये बातें तो छोटी छोटी बातें हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। इसके बाद अगली टर्म, छोटी छोटी बातें हैं ये इंटरनेट से जो आपको समझनी है। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल आपको बता दें कि आजकल फुल फॉर्म नहीं पूछते, है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये यूआरएल होता क्या है? आप अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर पर लिखते हैं www.google.com। किसी कंप्यूटर पे जब आप इस तरह से वेब ब्राउजर पर www.google.com लिखते हैं या किसी भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, किसी भी वेब पेज के एड्रेस को ही क्या कहा जाता है? यूआरएल कहा जाता है। किसी वेबसाइट के एड्रेस को ही यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। लेकिन आजकल मैंने बताया आपको परीक्षा में फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी आपसे। क्यों? बहुत पूछ लिया भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, बच्चों को रट जाता है। अब पूछते क्या हैं आपसे? आपसे अब पूछते हैं पार्ट्स ऑफ यूआरएल। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है यूआरएल के कितने भाग होते हैं, या प्रश्न इस प्रकार आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल का भाग नहीं होता। तो नहीं होता तब बता पाओगे जब ये पता होगा कौन कौन से होते हैं, है ना। जब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल का भाग नहीं है, तो बच्चे कहते हैं तीन भाग होते हैं यूआरएल के, www.google.com, है ना, यही बता देते, यही तीन भाग हैं, दिखाई दे रहा है। आप ध्यान रखेंगे यूआरएल के तीन भाग होते हैं, बट कौन कौन से होते हैं वो आपको समझने होंगे। यूआरएल का पहला पार्ट होता है प्रोटोकॉल। यूआरएल का पहला भाग प्रोटोकॉल होता है। अभी प्रोटोकॉल क्या होता है? आपने एक चीज और नोटिस की होगी, आपने देखा होगा कि इस वेबसाइट के नाम के पहले आपको इस तरह से भी लिखा नजर आता है, HTTP या HTTPS, इस तरीके से नजर आएगा आपको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योर, यस है सिक्योर, सिक्योर करने के लिए। किसी भी यूआरएल का सबसे पहला पार्ट प्रोटोकॉल होता है। आप ध्यान रखेंगे सबसे पहला पार्ट प्रोटोकॉल होता है। और ज्यादातर वेबसाइट्स हमारी HTTP या HTTPS पर ही चलती हैं। किस प्रोटोकॉल पर चलेंगी? HTTP या HTTPS पर। यूआरएल का दूसरा भाग कौन सा होता है? ईमेल और जीमेल में क्या अंतर है?
शुक्र है ईमेल और जीमेल पूछा, है ना, फीमेल नहीं पूछा। समझो, नहीं मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ईमेल और जीमेल, बात समझेंगे क्या अंतर है, कौन बताएगा आप में से? हाँ, बिल्कुल। जीमेल इज ए टाइप ऑफ ईमेल, ईमेल का ही एक प्रकार है जीमेल, ईमेल का ही प्रकार है रेडिफ मेल, याहू मेल। समझ रहे हैं आप? ईमेल एक कैटेगरी, जैसे हम और आप होमोसेपियंस हैं, है ना, मानव हैं, और मानव में अलग अलग कैटेगरीज है, ऐसे ही ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और उस इलेक्ट्रॉनिक मेल के ये प्रकार हैं, अलग अलग नाम, बस उदाहरण कह सकते हैं आप, ये सब ईमेल के क्या हैं, उदाहरण है। आपसे पूछा जाए ईमेल का कोई उदाहरण बताओ, तो जीमेल एक उदाहरण है, रेडिफ मेल एक उदाहरण है, याहू मेल एक उदाहरण है। ये ईमेल्स के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स। पता तुमको आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो मैं तुम्हें शब्द बताता अच्छे अच्छे। देखिए, अब अगली बात, बता मैं क्या रहा था आपको, वेब ब्राउजर कहाँ गया, ये रहा, हाँ यूआरएल, यूआरएल का पहला भाग प्रोटोकॉल होता है। अब यूआरएल का दूसरा भाग क्या होता है, आईपी एड्रेस, बिल्कुल सही। यूआरएल का दूसरा भाग होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, और अक्सर जब पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यूआरएल का भाग नहीं है, तो बच्चे इसी आईपी एड्रेस को टिक कर देते हैं कि यूआरएल का भाग नहीं होता, जबकि यही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। लेकिन एक बात बताओ, आपके सामने ये यूआरएल लिखा हुआ है, इसमें आईपी एड्रेस कहाँ है? हुँ? आप एक बात समझेंगे, एक बात आप समझेंगे, आपने तो अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर पर लिख दिया www.google.com, बट सच्चाई ये है कि आपके वेब ब्राउजर को कुछ भी पता नहीं चला कि आपने उसे कौन सी वेबसाइट खोलने के लिए कहा, और वो वेबसाइट एग्जैक्टली उसे मिलेगी कहां पर। हमारे वेब ब्राउजर को गूगल नाम से कोई मतलब नहीं है, उसे गूगल का कुछ पता नहीं कि गूगल क्या है। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ये जो गूगल शब्द है ये तो हमारे आपके समझने के लिए है, लेकिन मशीन तो आईपी समझेगी। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, और वो आईपी एड्रेस किसके पास होगा? अच्छा चलो पहले एक बात समझो, आपकी वेबसाइट खुलती कैसे? आज आपके पलक झपकने से भी कम समय में अमेरिका के किसी सर्वर से पड़ा डेटा आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर में आ जाता है ना? पलक झपकने से भी कम समय में, बहुत फास्ट इंटरनेट चलता है। लेकिन जितना ही आपको ये तेज चलते नजर आ रहा है, उतना ही जटिल प्रक्रिया के तहत ये ओपन होता है, इतना आसान नहीं है। मैं समझाता हूं आपको एक बात। देखिए, मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है जिस पर आप बैठे हुए हैं, और इसी कंप्यूटर पर बैठकर आपने वेब ब्राउजर पर लिख दिया www.google.com। आपने वेब ब्राउजर पर लिखा, जैसे ही आपने अपने वेब ब्राउजर पर ये डाटा लिखा, हमारा वेब ब्राउजर क्या करेगा? हमारे वेब ब्राउजर को कुछ नहीं पता कि वेबसाइट क्या है और कहां से ओपन करनी है। हमारा वेब ब्राउजर इस वेबसाइट को तुरंत कम्युनिकेट करेगा एक सर्वर से, जिसको कहा जाता है डीएनएस। इंटरनेट पर एक सर्वर होता है जिसको कहते हैं डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। यह एक सर्वर है, नाम डोमेन नेम सिस्टम। अभी मैं समझाता हूं इसके बारे में, पहले आप समझ लीजिए। डीएनएस एक सर्वर होता है, वेब ब्राउजर कांटेक्ट करता है डीएनएस से, और डीएनएस से कहता है कि मुझे google.com खोलने के लिए कहा गया है। google.com एग्जैक्टली है क्या, मुझे बताओ गूगल के बारे में। अब ये डीएनएस का काम पता है क्या है? इस डीएनएस के अंदर, मैं इधर समझाता हूं आपको, ये जो डीएनएस है, इस डीएनएस के पास पूरी की पूरी एक लिस्ट है, जिस लिस्ट में
हर एक वेबसाइट का नाम और उनका क्या आईपी एड्रेस है और उनका क्या लोकेशन है, इसके पास पड़ा हुआ है। google.com ये आईपी ये लोकेशन, याहू ये आईपी ये लोकेशन, फेसबुक ये आईपी ये लोकेशन, रेडिफमेल ये आईपी ये लोकेशन। वेब ब्राउजर ने इससे कांटेक्ट किया, इसने अपने अंदर उस नाम को सर्च किया और गूगल नाम अगर मिल गया तो गूगल का आईपी और लोकेशन वेब ब्राउजर को बताया, वेब ब्राउजर ने वहां कांटेक्ट किया और आपके कंप्यूटर पर वेबसाइट खोल दी। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही डीएनएस के पास सारा डेटा मिल जाए, इसीलिए इस तरह के हजारों डीएनएस हैं, हजारों डीएनएस जहां वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं। मान लीजिए इसके पास google.com नहीं मिला तो क्या होगा? मान लो इसके पास google.com था ही नहीं, ये क्या करेगा, ये अपने नजदीकी डीएनएस से कांटेक्ट करेगा और वो डीएनएस फिर अपने अंदर खोजेगा। मान लो उसके अंदर भी नहीं मिला, ये डीएनएस अपने डीएनएस से कांटेक्ट करेगा, नजदीकी डीएनएस से। इस तरीके से हमारी वेबसाइट ऑल ओवर द वर्ल्ड डीएनएस टू डीएनएस खोजी जाती है और इंटरनेट पर वेबसाइट खोजने का ये काम आपके पलक झपकाने से भी कम समय में हो जाता है। समझ रहे हैं आप? सोच सकते हो कितना तेज काम होता है इंटरनेट पर। मान लीजिए जितने भी डीएनएस थे, हजारों डीएनएस थे इंटरनेट पर और किसी डीएनएस पर google.com नहीं मिला, किसी के पास नहीं मिला, तब क्या होगा? तब आपने देखा होगा आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, एरर 404 वेबसाइट नॉट फाउंड। आपने देखा होगा, लिखकर कई बार आया होगा, वेबसाइट नॉट फाउंड। क्यों नहीं मिली? जितने भी डीएनएस थे कहीं पर भी गूगल नाम की कोई वेबसाइट नहीं मिली उसे और वेबसाइट नॉट फाउंड आ गया। तो आप जानेंगे इंटरनेट पर किसी भी यूआरएल का दूसरा भाग क्या है? आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस होता किसके पास है? डीएनएस के पास। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? डीएनएस। मैं भी लिखवा देता हूं पॉइंटों को, बट अब अभी समझ लेंगे आप। प्रोटोकॉल दूसरा पार्ट आईपी एड्रेस, और तीसरा पार्ट क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे यूआरएल का तीसरा पार्ट होता है डोमेन नेम। यूआरएल का तीसरा पार्ट डोमेन नेम होता है। अब ये डोमेन नेम क्या होता है? किसी भी यूआरएल के तीन भाग होते हैं, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम। ये जो लास्ट वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, .com, इसको डोमेन नेम कहा जाता है, इसको डोमेन नेम कहा जाता है। तीन ही भाग होंगे, प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस और डोमेन नेम। पूछेगा यूआरएल का भाग कौन सा नहीं है, इन तीनों को छोड़कर जो भी नाम हो वो नहीं है। आगे समझो बात। अब जब बता ही रहा हूं तो एक बात आपको और बताता चलूं। मैंने भी आपको बताया कि डीएनएस का काम क्या है? यूआरएल को आईपी में कन्वर्ट करना। जब हमारी कोई वेबसाइट खोजी जाती है ना इस डीएनएस पर, तो इसके खोजे जाने का तरीका क्या है वो भी समझ लो आप। इस डीएनएस पर हजारों वेबसाइट्स, क्या लाखों वेबसाइट्स की लिस्ट पड़ी है। अब लाखों वेबसाइट्स में से एक आपकी वेबसाइट खोजनी है, इसको ये क्या करेगा जानते हैं आप? कैटेगराइज करके रखता है ये अलग अलग डोमेन्स में। .com के नाम से जितनी वेबसाइट रजिस्टर होंगी उनकी अपनी अलग लिस्ट होगी। .com मतलब कमर्शियल वेबसाइट्स। कमर्शियल वेबसाइट्स का मतलब वो वेबसाइट जो इंटरनेट पर पैसा कमाने का काम करती हैं, .com से रजिस्टर की जाती हैं। और जितना भी .com की वेबसाइट्स होंगी वो इसके अलग लिस्ट में ही पड़ी होंगी। .nic देखा होगा आपने, ये डोमेन है ना? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एनआईसी की वेबसाइट्स इससे रजिस्टर्ड होंगी। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट्स अलग डोमेन में रजिस्टर होंगी। .org, org में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जैसे चैरिटी ट्रस्ट वगैरह, वो इससे रजिस्टर्ड होंगे। .edu एजुकेशनल वेबसाइट्स, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, ये edu से रजिस्टर्ड होती हैं। अलग अलग डोमेन्स होते हैं। इस तरह के हजारों डोमेन्स भी हैं, समझ रहे हैं आप? इस तरह के डोमेन्स बहुत सारे हैं। आपके वेब ब्राउजर ने एक वेबसाइट का एड्रेस दिया www.google.com। अब ये वेबसाइट का एड्रेस आया किसके पास? डीएनएस के पास। अब डीएनएस क्या करेगा? डीएनएस सबसे पहले इसका डोमेन चेक करेगा कि किस डोमेन की वेबसाइट है। तो डीएनएस ने देखा .com है, तो डीएनएस और किसी लिस्ट में ढूंढेगा ही नहीं, डीएनएस सिर्फ .com वाली लिस्ट में ढूंढेगा। इसके बाद ये शब्द खोजा जाएगा गूगल, और अगर इस लिस्ट में गूगल मिल गया तब तो यहीं से इसने वेब ब्राउजर को बता दिया। और अगर इस लिस्ट में गूगल नहीं मिला तब क्या करेगा? ये नेक्स्ट डीएनएस को फॉरवर्ड कर देगा और किसी लिस्ट में वेबसाइट नहीं खोजी जाएगी। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? टाइम बचा,
पूरा बल्क में खोजने की बजाय अलग अलग डोमेन्स में डिवाइड करके रखो और जिस डोमेन की वेबसाइट हो उसी में क्या करो, खोज लो। समझ रहे हैं बात आप? अब एक लाइन और लिख लीजिए, ये पेपरों में पूछे जाने वाली बातें हैं। चलें आगे। क्या बता रहा हूं, उसके पीछे भी काम है। इसी को तो कहते हैं स्मार्ट वेब ब्राउजर। समझ रहे हैं आप? आजकल मोबाइल ही स्मार्ट नहीं आ रहा है, वेब ब्राउजर भी स्मार्ट हैं। गूगल स्मार्ट नहीं है। आज आप गूगल पर, भाई भारतीय लोग हैं, अंग्रेजी कमजोर रहती है, बहुत दिक्कत होती थी पहले कोई चीज सर्च करने में, स्पेलिंग ही नहीं मैच कर पा रही। गूगल इतना यूजर फ्रेंडली हो गया कि आपने उस पर गलत ही स्पेलिंग लिख दी हो, वो सही करके आपको लिख कर देता है, डिड यू मीन, हाँ हाँ यही यही यही, है ना? देखा ना आपने? इसी को तो कहते हैं क्या, यूजर फ्रेंडली होना। क्या गूगल के अलावा कोई दूसरे सर्च इंजन नहीं है? गूगल के अलावा भी एन नंबर ऑफ सर्च इंजन है, ब्लिंक है, याहू भी एक सर्च इंजन है, बट हम और आप उन सर्च इंजन का प्रयोग क्यों नहीं करते, हम गूगल का ही प्रयोग क्यों करते हैं? यूजर फ्रेंडली है, हमारी जरूरत को समझता है, हमको समझता है ना? बात समझ रहे हैं आप? अच्छा चलो अगली बात, प्रश्न पर आओ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब एक लाइन डीएनएस के बारे में लिख लो आप, क्योंकि पेपर में आता है। हमें तो आजकल वो चीजें चाहिए जो यूजर फ्रेंडली हो, बिन कहे बातों को समझने वाले। गूगल वगैरह क्या कर रहा है? अच्छा एक चीज आपने और नोटिस की होगी, गूगल इतना यूजर फ्रेंडली है कि आप जो भी सर्च करते हो ना, पहली या दूसरे लिंक पर ही आपको एग्जैक्ट डेटा देता है। आज 10 वेबसाइट्स का अगर लिंक गूगल ने प्रोवाइड किया, तो आपको उसमें सिर्फ पहले या दूसरे लिंक पर ही क्या होगा, मिल जाएगा कंटेंट। नीचे वाले वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, इट इज ए सर्वर which convert URL into IP address। यह एक सर्वर है जो कि किसी यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने का कार्य करता है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन छोटा सा और समझ लीजिए, एक छोटा सा प्रश्न और। www वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? www नहीं, ये तो फुल फॉर्म होती है, ये क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फादर ऑफ www, फादर कई सारे याद रखने हैं।
टिम बर्नर्स ली, फादर ऑफ डब्ल्यू कहे जाते हैं कौन? टिम बर्नर्स ली। क्या होता है ये डब्ल्यू? तो आप इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए वास्ट कलेक्शन ऑफ information pages called web pages. It is a vast collection of information pages called web pages. ये इंटरनेट पर वेब पेजों का एक बड़ा कलेक्शन है। यह इंटरनेट पर वेब पेजों का एक बड़ा कलेक्शन है। चलें आगे। आगे आइए। अब एक क्वेश्चन और समझते हैं। अच्छा एक बात और, इंटरनेट को चलाने में ना हम कई तरह के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं और कुछ कॉमन प्रोटोकॉल आजकल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अब हम कुछ बातें करेंगे प्रोटोकॉल्स की और कुछ पोर्ट नंबर्स की। इंटरनेट में अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में आ रहा है, सम इंपॉर्टेंट protocols and their port numbers. कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल तथा उनके पोर्ट नंबर। अच्छा पहले तो मुझे आप ये बताइए कि पोर्ट क्या होता है? पोर्ट हमारे कंप्यूटर में आप जहां पर पेन ड्राइव लगाते हो आप उसको क्या बोलते हो? आप उसे पोर्ट बोलते हैं। अलग अलग पोर्ट्स होते हैं। कुछ यूएसबी पोर्ट के बारे में आप जानते ही हैं। नॉर्मली हम यूएसबी पोर्ट पर काम कर रहे होते हैं। वो जो आप पोर्ट देखते हैं ना वो है हमारे हार्डवेयर के पोर्ट्स, है ना? PS2 पोर्ट, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, वो हार्डवेयर के पोर्ट हैं। लेकिन अभी हम उन पोर्टों पर बातें नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर में प्रयोग में लिए जाने वाले वर्चुअल पोर्ट्स के बारे में। हमारे कंप्यूटर में वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं। वर्चुअल पोर्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे पोर्ट जो एग्जिस्ट तो नहीं करते ऐसे फिजिकली, बट माने जाते हैं। और आपके कंप्यूटर में मोर देन 65,000, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 65,535 वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं। 65,535 पोर्ट का मतलब एक आम भाषा में अगर आप समझें तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होते हैं। पोर्ट बेसिकली रास्ते होते हैं जहां से कंप्यूटर में डेटा आता है और जहां से डेटा जाता है। अब अलग अलग पोर्टों का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे एक बात आप सब समझ सकते हो, आज की डेट में आप मल्टीटास्किंग परफॉर्म करते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप गाना भी सुन रहे होते हैं, डाउनलोडिंग भी कर रहे होते हैं, चैटिंग भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं आप। अगर इन सारे कामों को करने के लिए एक ही पोर्ट डिसाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा? जैसे मान लो आप सब यहाँ इस हॉल में बैठे हो, एंट्री और एग्जिट गेट एक ही है ना? आप देखते हो जब छुट्टी होती है तो भीड़ लग जाती है, हैंग हो जाता है। क्या हो? एंट्री पॉइंट अलग हो, एग्जिट पॉइंट अलग हो। क्या हो? एग्जिट पॉइंट लड़कों के लिए अलग हो, लड़कियों के लिए अलग हो। समझ रहे हैं आप? क्या हो? अगर एज ग्रुप वाइज अलग अलग डिसाइड कर दें, है ना? इस एज वाले इधर से निकलेंगे, इस एज वाले इधर से, आसानी से हो जाएगा। मतलब कई सारे अगर एग्जिट एंट्री गेट होंगे तो आसानी से आप आएंगे, आसानी से जाएंगे। ऐसे कंप्यूटर में भी होता है। अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स डिसाइड कर दिए गए हैं जिससे हमारा नेटवर्क पर डेटा हैंग ना करे। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल समझेंगे आप। सबसे पहले सबसे कॉमनली यूज में लिया जाने वाला प्रोटोकॉल HTTP। आप सब जानते ही हो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या तो इंग्लिश में ही जाने दो इसको। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है किस काम के लिए प्रयोग में लिया जाता है? इंटरनेट पर कोई भी वेब पेज विजिट करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज में लिया जाएगा। आपको इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ओपन करना है, किसी भी वेब पेज को चलाना है, तो आप HTTP का प्रयोग करेंगे। वेब पेज को चलाने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछते हैं कि ये किस पोर्ट पर काम करता है। हाँ, आपको यहां से आजकल जो नए प्रश्न आ रहे हैं वो पोर्ट नंबर्स के पूछे जा रहे हैं। प्रोटोकॉल और उसके पोर्ट नंबर महत्वपूर्ण हैं, आप समझेंगे। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस पोर्ट पर काम करता है? तो पोर्ट नंबर 80 पर। ये काम करेगा 80 नंबर पोर्ट पर। और ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछा गया। HTTP किस पोर्ट पर? पोर्ट नंबर 80 पर, है ना। आजकल क्या करते हैं, आजकल आपसे HTTP नहीं पूछते, आजकल आपसे पूछते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S फॉर सिक्योर, S फॉर सिक्योर। और जितने भी ऑथेंटिक, जेन्युइन और एक सही वेबसाइट होगी वो हमेशा HTTPS पर चलेगी। आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे जो भी जेन्युइन वेबसाइट्स होंगी वो किस पर चलेंगी? HTTPS पर चलेंगी। अगर आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वहाँ S लिखा नहीं आ रहा, आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में कोई वायरस को भी डाल सकती है। किस पोर्ट पर काम करता है HTTPS? हाँ, HTTPS का पोर्ट नंबर जो है वो है 443। ध्यान रखना है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स अलग अलग पोर्ट नंबर पर चलते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल जो है वो है SMTP। पोर्ट नंबर मतलब रास्ता समझ लो आप। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में किस रास्ते से खुल रही है, गेट नंबर है ये। जैसे गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, ऐसे ही कंप्यूटरों के ये क्या है, गेट नंबर्स हैं। वेबसाइट इस गेट से आएगी। हर व्यक्ति के आने जाने के लिए रास्ते अलग कर दिए गए हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए और ईमेल को रिसीव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम। आपसे पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ईमेल को भेजने के लिए और ईमेल को रिसीव करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। तो आप जानेंगे ईमेल भेजने और ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक तो ये बात आपको याद रखनी है कि ईमेल भेजने और ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। दूसरी बात याद रखनी है ये किस पोर्ट पर काम करता है। हाँ, ध्यान रखना है SMTP काम करता है पोर्ट नंबर 25 पर। SMTP 25 नंबर पोर्ट पर काम करता है। मतलब ईमेल आपके कंप्यूटर में कौन से गेट से आती जाती है? 25 नंबर गेट से। एक आम भाषा में समझने के लिए ऐसे आप याद रख सकते हैं, वेबसाइट कौन सी गेट से खुलती है? 80 नंबर, है ना। बट अगर वो सिक्योर है 443, VIPs को इस गेट से एंट्री दी जाएगी। आम आदमी इस गेट से आएंगे और VIPs 443। भाई आप कहीं जाएं, आप कॉमन मैन रहें, आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन एक मंत्री जी आ जाएं तो क्या वैसे भी उसी लाइन में जाएंगे? वो VIP गेट से एंट्री की जाएगी। ऐसे ही सिक्योर क्या होगा? VIP गेट्स। अगली बात, अगली बात FTP, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रोटोकॉल। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरनेट पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? FTP। इंटरनेट पर अगर आप किसी भी चीज को डाउनलोड, लड़के तो बहुत चीजें डाउनलोड करते रहते हैं,
पढ़ने का स्टडी मटेरियल है ना, बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट पर, कोई भी चीज आप अगर इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं या इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं तो किस प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है? एफटीपी। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का काम एफटीपी के तहत होता है। अब चूंकि इस पोर्ट पर या आप कहें इस प्रोटोकॉल के तहत सबसे ज्यादा लोड होता है इस प्रोटोकॉल पर, क्योंकि सबसे ज्यादा काम होता ही किस चीज का है? डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का। इसीलिए इसको हमने दो पोर्ट दे रखे हैं। हाँ, ये काम करेगा पोर्ट नंबर 20 और 21 पर। डाउनलोडिंग इधर से, अपलोडिंग उधर से। चलिए अगली बात, टीसीपी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल याद रखने हैं, आपको ये पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। टीसीपी, टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग हमारी पूरी की पूरी आप जानते हैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर चलती है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्क में डेटा का स्थानांतरण इसी प्रोटोकॉल के तहत होता है। यह प्रोटोकॉल डेटा के स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और ये किस पोर्ट पर काम करता है? हाँ, ध्यान रखना है, ये काम करता है पोर्ट नंबर 1 पर। पोर्ट नंबर 1 पर काम करता है ये टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्क में डेटा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करता है ये। तो लिख लें इसको एक बार में, नेटवर्क में डेटा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। नेटवर्क में इस प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें और याद रख लें। एक याद रखें आप, डीएनएस। डीएनएस का भी पोर्ट याद रखें, इसको तो भी आपने जाना ही। डोमेन नेम सिस्टम, किस पोर्ट पर काम करता है डीएनएस? हाँ, डीएनएस याद रखेंगे पोर्ट नंबर 53 पर। डीएनएस 53 नंबर पोर्ट पर काम करता है। एक और याद रखिए, एक और याद रखेंगे, एसक्यूएल। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आप ध्यान रखेंगे ये एसक्यूएल एक डेटाबेस होता है। अभी हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर एसक्यूएल का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया एसक्यूएल किस पोर्ट पर काम करता है। हाँ, 156। एसक्यूएल काम करेगा पोर्ट नंबर 156 पर। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स और इनके पोर्ट नंबर्स इंपॉर्टेंट थे, आपने समझ लिए। चलें आगे। हाँ, यही वाला है। एमएस एक्सेस भी एक डेटाबेस है, एसक्यूएल भी एक डेटाबेस है। अब आओ आपके कुछ काम की बातें बताता हूं आपको। इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें हम सिक्योरिटी की भी करेंगे। अक्सर बच्चे मुझसे कहते रहते हैं कि सर मेरा फेसबुक कोई और चला ले रहा है, इंस्टा से किसी और को रिक्वेस्ट चली जा रही है, ऐसा कैसे हो जाता है? आपका अकाउंट कैसे कोई दूसरा एक्सेस कर लेता है? क्या ये बहुत आसान प्रक्रिया है कि कोई भी किसी के अकाउंट को हैक कर ले? अगर इस तरह से कोई भी किसी के अकाउंट को हैक कर ले तब तो गूगल वाले ऐसे ही बैठे रह जाएं। फिर आपको पता होगा गूगल, फेसबुक, याहू, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये साल भर में एक बार चैलेंज देती हैं पूरे वर्ल्ड में कि आप हमारे सिस्टम को हैक करके दिखाओ।
अगर आपने हमें हैक कर लिया तो हम आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको करोड़ों का इनाम देंगे। चैलेंज करते हैं वो कि एक बार हमारे गूगल को हैक करके दिखा दो, 15 करोड़ का कैश प्राइज, 15 करोड़, है ना? क्यों कहते हैं ऐसा? हाँ, हाँ। ब्लूटूथ नहीं, ब्लूटूथ तो ऐसे ही डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। ब्लूटूथ आप एक्टिवेट कर लो, आपके में आ जाएगा डेटा। सिक्योर कहाँ है वो? ब्लूटूथ इसलिए तो आउटडेटेड हो गए। अच्छा, मैं बता आपको ये रहा था कि देखिए, गूगल, फेसबुक, याहू बड़ी कंपनियां हैं और हर बार चैलेंज देते हैं वो ऐसा, हैक करके दिखाओ हमें। कोई नहीं कर पाता। कारण, इनका ऐसा चैलेंज देने का मतलब मकसद एक होता है कि आपने अगर ऐसा कर दिया तो सबसे पहला इन्हें पता चलेगा कि इनके सिस्टम में लूप होल क्या था। ये तुरंत ही अपने सिस्टम के लूप होल को क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे, और दोबारा ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। दूसरा, ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्हें बैठे बैठाए टैलेंट मिल जाता है। अगर आपने ऐसा सच में कर दिखाया तो इसका मतलब आप ब्रिलियंट हैं, जीनियस हैं आप। इंडिया में क्या कर रहे हैं आप, है ना? कैलिफोर्निया आइए, वो तुरंत क्या करेंगे, आपको बुला लेंगे, कैलिफोर्निया आ जाओ, करोड़ों का पैकेज देंगे, अपने यहाँ जॉब दे देंगे वो। टैलेंट हंटिंग का एक तरीका है उनका। पूरी दुनिया से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं क्या कर लेते हैं, ये उठा लेते हैं। आज आप देखो, गूगल का सीईओ सुंदर पिचई भारत के हैं। आप एक बात बताइए, सुंदर पिचई अगर एक अमेरिकन कंपनी गूगल को आगे बढ़ाने की बजाय भारतीय कंपनी को आगे बढ़ा रहे होते तो क्या भारतीय कंपनी आगे ना बढ़ रही होती? बढ़ रही होती। लेकिन अब एक बात समझाता हूं मैं आपको। देखिए, सच्चाई जानते हैं क्या होती है? इंटरनेट पर हैकिंग का मतलब क्या होता है? आम भाषा में अगर आप समझें तो किसी के सिस्टम से डेटा को स्टील कर लेना हैकिंग है। मुझे आपको पता चले बगैर आपके सिस्टम में घुसा, डेटा को चुराया, चुपचाप चला आया, आपको इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, है ना? हैकिंग को जो परफॉर्म करता है, आम भाषा में हम उसे हैकर बोलते हैं। हैकिंग को जो परफॉर्म करेगा हैकर बोलेंगे हम। और ये जो हैकर्स होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। समझेंगे बात को? एक होता है ब्लैक हैट हैकर, एक होता है व्हाइट हैट हैकर, और एक होता है ग्रे हैट हैकर। हैकर्स 3 प्रकार के होते हैं, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। ठीक है ना? बात मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, आप समझेंगे। जितने भी इलीगल काम करते हैं, जितने भी मतलब आप कह सकते हैं गैर कानूनी काम किए जाते हैं, वो सब ब्लैक हैट हैकर्स के द्वारा किए जाते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं ये एनोनिमस होते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है कि इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं। हमारे आप में से हो सकते हैं, आम जीवन जीते हैं, और हमारे आप में से ही कुछ ऐसे लोग जो इस तरह की गलत गतिविधियों को परफॉर्म करते हैं, वो ब्लैक हैट होते हैं। गलत गतिविधियां मतलब किसी के सिस्टम से डेटा को स्टील करना, किसी के सर्वर को डाउन कर देना, किसी के सिस्टम को क्रैश कर देना, ये सब क्या है, गलत काम है ना? लेकिन ये एनोनिमस होते हैं, ये इनको कोई ट्रेस नहीं कर पाता, ये कौन लोग हैं, कहाँ से ऑपरेट करते हैं, नहीं जानता कोई। एक बात मैं आपको बताऊं, हैकिंग कुछ नहीं होती। हैकिंग का मतलब बस इतना होता है, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम लेवल तक नॉलेज। बेसिकली ये जो हैकर्स होते हैं ना, वो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एक, प्रोग्रामिंग, कोडिंग करने में ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। मतलब हम और आप तो नॉर्मली कोई भाषा समझते ही नहीं है। जैसे एक वेबसाइट है फेसबुक, हमको तो ये भी नहीं पता होता कि फेसबुक कौन सी लैंग्वेज में कोड की गई है। हमें नहीं मालूम कि फेसबुक की कोडिंग कौन सी भाषा में हुई है, पीएचपी में हुई है, जानते रहेंगे आप। अब कोडिंग के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन ये जो हैकर्स होते हैं ये कोडिंग के एक्सपर्ट होते हैं। कोड को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, कोड को किस तरह से चेंज करना है, ये कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप कोडिंग में एक्सपर्ट रहो। दूसरा, ये एक्सपर्ट होते हैं किसमें, नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग का मतलब हमारा डेटा इस फेसबुक की वेबसाइट से फेसबुक के सर्वर पर जाता है। अच्छा, एक बात सोचो आप, फेसबुक हमारे कंप्यूटर में खुलता कैसे, जरा एक आम भाषा में समझें। आप फेसबुक पर अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, आपके द्वारा एंटर किया गया यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के
आप कह सकते हैं हमारे वेब ब्राउजर के द्वारा फेसबुक के सर्वर पे जाता है, वहां मैच कराया जाता है, और अगर मैच कर गया तो प्रोफाइल आपके कंप्यूटर में खुल जाता है। यही तरीका तो होता है। लेकिन आपने जो यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, अगर ये डेटाबेस में मैच नहीं किया तो प्रोफाइल नहीं खुलेगा। ये भी आप जानते हैं। आपके द्वारा एंटर किया गया यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के सर्वर पे मैच करना चाहिए, अदरवाइज प्रोफाइल नहीं खुलेगा। हैकर तो आप तब हैं जब आपको मेरा यूजर नेम पासवर्ड ना पता हो, आप डायरेक्ट फेसबुक की कोडिंग ही ब्रेक कर दें, या आप फेसबुक के नेटवर्क को ब्रेक कर दें, या आप फेसबुक के डेटाबेस में घुस जाएं और क्या कर दें, मैनिपुलेट कर दें वहां पर। अब तो आपने हैक किया। ना तो कोडिंग पता हमें, नेटवर्किंग भी नहीं जानते, डेटाबेस कैसे काम करता है कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमारे में से कुछ लोग किसी का अकाउंट चला लेते हैं। ये कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको, लेकिन ये बातें मैं आपकी केवल सुरक्षा के लिए समझा रहा हूं, उपयोग करने के लिए नहीं, है ना। ये बातें सिर्फ किस लिए हैं, सुरक्षा के लिए, जिससे आप सुरक्षित रहें। जितना भी प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, गलत काम करने वाले, वो ब्लैक हैट कहलाते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स जो होते हैं, ये इनको इथिकल हैकर कहा जाता है। इथिकल हैकर मतलब ये जेन्युइन होते हैं, गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं, गवर्नमेंट इनको खुद सरकार की तरफ से इनको हायर किया जाता है, और ये सुरक्षा देने का काम करते हैं। सरकार इनको हायर करती है कि तुम हमें सुरक्षा दोगे, हमारे डीआरडीओ की वेबसाइट ना हैक होने पाए, डीआरडीओ के नेटवर्क में कोई ना घुसने पाए, या गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल वेबसाइट को सुरक्षित रखने का काम कौन करेंगे, व्हाइट हैट हैकर, जेन्युइन काम करते हैं। ग्रे हैट, ग्रे मिलता है किससे, बनता कैसे है, ब्लैक और व्हाइट को मिलाकर। मतलब वो हैकर जो दिन में व्हाइट हैट हैकर है, रात को ब्लैक हैट बन जाते हैं, है ना, वो ग्रे हैट हैकर कहलाते हैं। मतलब दोनों काम करते हैं। प्राइवेट कंपनियों में हायर किए जाते हैं, अपनी कंपनियों को सुरक्षा देते हैं, दूसरी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आज से कुछ साल पहले जब हमारे पास डोकोमो टाइप के सिम थे, देखा होगा आपने, आज से एयरसेल, डोकोमो, तमाम प्रकार के छोटे छोटे ऑपरेटर्स थे मार्केट में। अब होता ये था, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, लोग दो सिम लेके चलते थे, एक एयरटेल का, एक डोकोमो का। इनकमिंग एयरटेल पे, आउटगोइंग डोकोमो से सस्ता पड़ रहा था। लेकिन कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि पूरे के पूरे दिन ये डोकोमो गोमो के सिग्नल ही नहीं आते थे। पता चला आप परेशान हो, सिग्नल नहीं आ रहा है, आप टावर पे चढ़े हो, सिग्नल नहीं आ रहा है ना। आप फ्रस्ट्रेट होकर जाकर फिर रिचार्ज करवा लेते थे एयरटेल का, कम से कम सिग्नल तो आए। अचानक से ऐसा क्या हो जाता था कि इनका सिग्नल ही नहीं आता था। ये रोल अदा करते थे ग्रे हैट। अपनी कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए उस कंपनी का सर्वर ही क्या कर देते थे, डाउन कर देते थे। अब 24 घंटे के लिए सर्वर डाउन हुआ तो उनके जितने भी ऑपरेटर हैं फ्रस्ट्रेट हो गए, और फ्रस्ट्रेट होकर वो चले आए हमारे पास, और उन्होंने हमारा रिचार्ज करवा लिया। अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे का नुकसान करना, ये काम कौन करता है, ग्रे हैट। चलिए, अब मैं बता आपको ये रहा था कि हम में से ना तो कोई ब्लैक हैट है, ना तो कोई व्हाइट हैट है, ना तो कोई ग्रे हैट है, लेकिन फिर भी इन्हीं लड़कों में से कुछ ऐसे हैं जो किसी का इस तरह से अकाउंट में बदलाव कर देते हैं। अब होता कैसे है वो बता रहा हूं, लेकिन बताने से पहले मैं ये बात फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, ये बातें सिर्फ सुरक्षा के लिए हैं, है ना, ये बस, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। और इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, इसलिए बताना अब मुझे पता पड़ेगा ही, समझ रहे हैं आप। सीजीएल में आया, मेंस में आप पेपर उठाकर देखेंगे आपको मिलेगा मेंस में। देखिए, अब एक बात आप समझेंगे, बेसिक प्रोसीजर आपने समझा। बेसिक प्रोसीजर ये है कि जैसे हमारे कंप्यूटर में हमें खोलना है फेसबुक, तो हमें अपने वेब ब्राउजर पर फेसबुक का यूजर नेम, फेसबुक का पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये यूजर नेम पासवर्ड फेसबुक के सर्वर पे जाएगा, और सर्वर पर मैच हो गया तो हमारे सिस्टम पर वो ओपन हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक कोई व्यक्ति आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं जानेगा, वो आपके प्रोफाइल को नहीं एक्सेस कर पाएगा। ये 100% फैक्ट है। कोई भी इतना सूरमा नहीं है जो फेसबुक के कोडिंग ब्रेक कर दे, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स वहाँ इसी बात पे नियुक्त हैं। समझ रहे हैं आप, 15-15 करोड़ वाले सब वही हैं, वो यही काम कर रहे हैं, 24 घंटा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई हमारे बीच में, तो मतलब कोई हमें सेंध लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप। हाँ, कुछ दिन पहले खबर आई थी, है ना, मैंने भी सुना था। ये जब वो
छोड़ते हैं और टैलेंट हंटिंग का काम करते हैं तो ऐसा होता है। मैं समझा रहा हूँ, पूरी बातें बता रहा हूँ आपको, समझाता हूँ। देखिए, यूजर नेम पासवर्ड, मान लीजिए अब लोग करते पता है क्या है, मुझे आपका यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर यूजर नेम पासवर्ड के बिना नहीं होगा। अब होता क्या है कि मार्केट में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप भी बड़े आसानी से किसी का भी यूजर नेम पासवर्ड जान सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी चालाकी बरतनी पड़ेगी। सबसे कॉमन तरीका जो है किसी का भी यूजर नेम पासवर्ड जानने का, वो है की लॉगर। नाम सुना है आपने की लॉगर का? नहीं सुना। की लॉगर इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से डाउनलोड किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। यह एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। कोई भी चीज बच्चों को तभी पढ़ाई जाती है जब वो आउटडेटेड हो जाती है। समझ रहे हैं आप? मतलब आधुनिक नहीं, इसका प्रयोग दसों साल से तो मैं ही कर रहा हूं। अब सुने बात को, अब मतलब 10 साल से तो मार्केट में ये ऐसे ही चल रहा है कॉमनली। अब ये काम कैसे करता है ये जान लो। की लॉगर जो होता है, आप इसको बड़े आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसे किसी भी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। .doc, .mp3, मतलब कोई गाने के साथ या डॉक्यूमेंट के साथ आप इसको अटैच कर देंगे। की लॉगर का कोई आइकन नहीं बनता, कोई इसका अलग से सिंबल नहीं बनता। आपने किसी फाइल के साथ अटैच किया और अटैच करके पेन ड्राइव में डालकर मुझको दे दिया और कहा कि सर मेरा एक प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत करके बनाया है, चेक कर लीजिए कि बढ़िया बना है कि नहीं। मैंने आपका वो पकड़ा, पेन ड्राइव लिया, अपने लैपटॉप में लगाया और जैसे ही अपने लैपटॉप में लगाकर उसको ओपन किया, की लॉगर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और जैसे की लॉगर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, की लॉगर पता क्या करेगा? की लॉगर एक नोटपैड की फाइल बनाता है और उस नोटपैड की फाइल बनाकर मेरे द्वारा अब उस कंप्यूटर पर जो भी काम किया जाएगा वो सारा रिकॉर्ड कर लेगा। ये बेसिकली इसका नाम की लॉगर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये की स्ट्रोक्स को कैप्चर करता है। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड का प्रयोग करके जो भी की प्रेस करेंगे, ये सारी चीजें इस नोटपैड की फाइल में लिख लेगा। आपने फेसबुक ओपन करना शुरू किया, आपने लिखा www.facebook.com, इसने एज इट इज नोटपैड में लिख लिया। आपने लिखा यूजर नेम, इसने यूजर नेम लिख लिया। आपने लिखा पासवर्ड, इसने पासवर्ड लिख लिया। आप किसी मित्र से चैटिंग करने लग गए, सारी चैटिंग रिकॉर्ड होती रही, लेकिन वही जो आप लिख रहे थे वहां से जो आ रहा वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अब हाँ, फोटो भी आएगी, सच बता रहा हूं आप। आज के लेटेस्ट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ आप। आपके जो आज की डेट में जो लेटेस्ट कीलॉगर्स हैं, ये स्क्रीनशॉट लेते रहते हैं कि आपके मॉनिटर पर क्या खुला है, क्या चल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर पेस्ट करता रहता है और पेस्ट करके ये सारा का सारा डेटा ये ईमेल के माध्यम से मुझे भेज देगा और मैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर बड़े आसानी से ऑब्जर्व कर सकता हूं कि आप अपने कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? आपके सिस्टम पर क्या हो रहा है, ये बात मुझे अपने सिस्टम पर पता चल रही है। अब मुझे एक नोटपैड की फाइल मिली है जिसमें आपने जो जो किया है सब रिकॉर्ड आया है। मैंने यहाँ से आपका यूजर नेम उठाया, यहाँ से आपका पासवर्ड उठाया और आपके द्वारा एंटर किया गया यूजर नेम पासवर्ड मैं ओरिजिनल वेबसाइट पर गया और ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर आपके लॉगिन को बदल दिया मैंने। समझ रहे हैं? आपका सारा डेटा वहां चेंज कर दिया। अब पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया, सीजीएल मेंस में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि किसी के यूजर नेम पासवर्ड को या किसी के द्वारा कंप्यूटर पर कोई भी की प्रेस किए जाने वाले एक्सेस को पाने वाला वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? की लॉगर है। समझ रहे हैं आप? की लॉगर एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप भी बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आज की डेट में हर एक साइबर कैफे में की लॉगर पड़ा होता है। हर एक साइबर कैफे में की लॉगर होता है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे ना, वहां पर की लॉगर होगा ही होगा। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती, लोग साइबर कैफे विजिट करते हैं और जब साइबर कैफे में जाते हैं तो धड़ल्ले से अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा वहां पर इंटर कर देते हैं। फेसबुक खोल लेते हैं, याहू खोल लेते हैं, कुछ भी खोल लेते हैं,
लॉग आउट कर देते हैं, उनको लगता है लॉग आउट कर दिया तो सिक्योर हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कुछ कुछ दिन पर अपने पासवर्ड बदलते रहने चाहिए। अब की लॉगर का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लग गया लोगों के बैंक डिटेल को एक्सेस करने के लिए। बात समझेंगे आप? की लॉगर के माध्यम से जैसे कोई एक्सपर्ट है तो मैंने डाल दिया आपके कंप्यूटर में की लॉगर और आपने उस पर काम किया, आपका डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर सब मेरे पास चला आया और मैंने ट्रांजेक्शन करनी शुरू कर दी। हाँ, इसीलिए आज, अब चूंकि आम आदमी तो जागरूक नहीं है, लेकिन बैंक और बड़े बड़ी वेबसाइट्स ये जागरूक हैं। इसीलिए कंसेप्ट आ गया है आज की डेट में ओटीपी का। आज ओटीपी का कंसेप्ट क्यों आया? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का कंसेप्ट इसलिए आया कि कोई भी की लॉगर के माध्यम से आपका डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर जान सकता है, आपका पासवर्ड जान सकता है। हाँ, हाँ, हो जाता है, हो जाता है, फेसबुक का हो जाता है। ओटीपी तो आपके मोबाइल में आएगा ना, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लैपटॉप पर। बैंक आज क्या करता है? बैंक आज आपसे वेरीफाई करता है कि जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये आप ही कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। इसीलिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि आपके द्वारा जो ओटीपी आया है उसको यहाँ एंटर करिए। बाई चांस मुझे आपका डेबिट कार्ड नंबर पता हो, क्रेडिट कार्ड नंबर पता हो, लेकिन ओटीपी तो आपके मोबाइल पर ही आएगा। और जैसे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा आप समझ जाएंगे कि मैं तो नहीं कर रहा, ये कोई और कर रहा है ना। और अगर मैंने गलत ओटीपी इंसर्ट कर दिया तो बैंक इमीडिएट तुरंत क्या करता है? ट्रांजेक्शन तो रोक ही देता है, अकाउंट ब्लॉक कर देता है कि 24 आवर के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन अब इस अकाउंट में नहीं होगा। आज बैंक सिक्योर है, समझ रहे हैं आप? ये सिक्योर है। ये बातें क्यों बता रहा हूं आपको? आप सुरक्षित रह सकें, समझ रहे हैं आप इस बात को जानेंगे जिससे आपके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। की लॉगर। चलिए अब इसके बाद दो तीन बातें और समझेंगे हम। हाँ, क्या? नहीं होता। अगली बात, अगली बात आप जानेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको अभी और बताऊंगा। एक होता है इंट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट और एक होता है इंटरनेट। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट तीनों में अंतर क्या होता है? नाम तो सुना होगा आपने इंट्रानेट का, एक्स्ट्रानेट का, और इंटरनेट तो आप सब जान ही रहे हैं। मेन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट तो छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ जाएंगे एक ही बार में। इट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क which works within the organization। हिंदी में कहें तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ संस्थान के अंदर कार्य करता है। इट इज ए नेटवर्क विच वर्क्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह ऐसा नेटवर्क है जो किसी संस्थान के अंदर ही काम करेगा। क्या उदाहरण है इसका? एक बात आप सबने देखी होगी, अच्छा पहले लिख लो फिर दोनों समझा देता हूं एक साथ। इंटरनेट क्या होगा? हाँ, एक्स्ट्रानेट। इट इज ए नेटवर्क which works within some related organization। या आप कहें यह एक ऐसा नेटवर्क है जो
किसी समान संस्थान में कार्य करता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में मेन डिफरेंस क्या हुआ? अब इसको एक उदाहरण से समझ लो आप। जैसे मान लीजिए एक बैंक है, मान लीजिए एक बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। आप अगर बैंकों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनका जो नेटवर्क होता है, उनके कंप्यूटर पर जो नेटवर्क चल रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही नेटवर्क चल रहा है। बैंक के अलावा और कोई दूसरा काम उस सिस्टम पर नहीं कर पाते। वो चाहें कि उस सिस्टम पर बैठकर वो फेसबुक ओपन कर लें तो फेसबुक वहाँ नहीं खुलेगा, वहाँ सिर्फ बैंक का ही सॉफ्टवेयर चलेगा और बैंक का ही नेटवर्क वहाँ पर काम करेगा और कोई दूसरा नेटवर्क उस सिस्टम पर चलेगा ही नहीं। किसका उदाहरण है वो? इंट्रानेट। वो एग्जाम्पल है इंट्रानेट का। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो नेटवर्क सिर्फ बैंक का नेटवर्क है और हाँ वो भी इंट्रानेट ही है। वो सिर्फ बैंक का नेटवर्क है और बैंक के अंदर के ही लोग उसको एक्सेस करेंगे और बैंक में ही काम करेगा वो। लेकिन मान लो एक पीएनबी है, हमारे पास एक बैंक और भी है, भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एसबीआई। अब एसबीआई का अपना जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? वो भी इंट्रानेट है, वो भी अपना ही नेटवर्क है, वो इंट्रानेट ही है। एसबीआई का भी इंट्रानेट, पीएनबी का अपना इंटरनेट, एसबीआई का अपना इंटरनेट। पीएनबी वाले एसबीआई का नहीं एक्सेस कर सकते, एसबीआई वाले पीएनबी का नहीं एक्सेस कर सकते। लेकिन एक बैंक और है जिसको हम बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई। आप सब जानते हैं आरबीआई बैंकों का बैंक है ना। अब आरबीआई चाहे तो पीएनबी के भी नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, आरबीआई चाहे तो एसबीआई के भी एक्सेस कर सकता है। आरबीआई के नेटवर्क को क्या कहेंगे आप? एक्स्ट्रानेट। आरबीआई का नेटवर्क कहलाएगा एक्स्ट्रानेट। समझ रहे हैं आप? इंट्रानेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रानेट विद इन सम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि बैंकों का ही ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस करेगा ये। आरबीआई वाले सोचेंगे पुलिस का एक्सेस कर लें तो नहीं। अब ये तो आप जान गए इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट क्या है? व्हाट इज डार्क वेब? खतरनाक लड़के हैं ये। हाँ, फॉर्मेट करके। एक बात बता दूं, सच्चाई है, जानते हैं क्या है? सच्चाई ये है कि आज की डेट में अगर आपके कंप्यूटर में कोई अच्छा एंटीवायरस है, इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने कंप्यूटर के एंटीवायरस को अपडेट रखो और अपने कंप्यूटर में फायरवॉल को ऑन करके रखो। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, अनवांटेड अननेसेसरी एक्सेस को बचाता है। और अगर एक अच्छा एंटीवायरस है ना, आपको मैं बता दूं, एक अच्छा एंटीवायरस हमेशा कीलॉगर को पकड़ लेता है और एंटीवायरस कीलॉगर को दिखाएगा पता किस नाम से? ट्रोजन हॉर्स डिटेक्टेड। आपने कई बार मैसेज देखा होगा आपके कंप्यूटर में, अगर आप एंटीवायरस से स्कैन करेंगे तो वहां लिख कर आता है ट्रोजन हॉर्स। अभी मैं बताता हूं आपको, इंटरनेट में पढ़ेंगे अभी आगे टाइप्स ऑफ वायरस, कहानी बस पहुंच ही रहे हैं। वायरसेस की कहानी बताता हूं, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स वगैरह सब समझा रहा हूं अभी आप। सर मैथ्स की क्लास 11 बजे से है, कृपया छुट्टी दे दें। अच्छा, मैं समझ गया बात। अच्छा चलिए, इंटरनेट तो आप जान ही रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न जहां से आज यही कहानी छोड़ता हूं, कहानी वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। एक लास्ट बात और समझ लीजिए, अगली क्लास में हमें कहानी शुरू करनी है वायरस से। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? वायरस, फायरवॉल्स, इन सब चीजों के बारे में, सिक्योरिटी से रिलेटेड। हेडिंग डाल के छोड़ते हैं, वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन, रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
वायरस। आप जानेंगे कि वायरस की भी कोडिंग की जाती है, वायरस को भी डेवलप किया जाता है। जिस प्रकार हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं ना, वैसे ही वायरस को डेवलप करते हैं। एक प्रश्न जो मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगा, आंसर याद करके आइएगा। दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था? चलिए कहानी यहीं रुकते हैं, अगली क्लास में स्टार्ट। इंटरनेट, मैं लिख देता हूं। इट इज वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ देता है। नेटवर्क, वाइड एरिया, हाँ ये एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क। 11 नंबर।